हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज कंसिलिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन विच इज रेलेवेंट फॉर एसपीओएम सेट सी। एंड बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड काफ़ी इजी है, तो हम लोग सीधा चैप्टर शुरू करते हैं। कंसिलिएशन होता क्या है? सबसे पहले तो कंसिलिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जिसको हम कंसिलिएटर बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज। अब हम कंसिलिएशन करते क्यों हैं? जैसे यहाँ पे बता रखा है कि आर्बिट्रेशन में क्या होता है। आर्बिट्रेशन में जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं वो अपना अपना केस प्रेजेंट करती हैं, और एंड में क्या होता है? एंड में ये होता है कि एक पार्टी जीत जाती है और दूसरी हार जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? एक रिलेशंस डिस्ट्रॉय होते हैं, एक कड़वाहट सी आ जाती है, वो एक बिटरनेस आ जाती है रिलेशनशिप्स में। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, सारे कॉन्सिक्वेंसेस अवॉइड करने के लिए कंसिलिएशन के लिए पार्टीज ऑप्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो कि कंसिलिएटर की तरह एक्ट करती है, जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में। और इससे क्या होता है? इसमें कोई विनिंग पार्टी या लूजिंग पार्टी नहीं होती। इसमें पार्टीज क्या करते हैं? एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं, वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पे आते हैं, जिसमें कि कोई ना ही कोई जीतता है ना ही कोई हारता है। एक म्यूचुअल डिसीजन जो कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होता है, एंड इट हेल्प्स इन रीबिल्डिंग रिलेशनशिप्स। तो इसमें कोई रिलेशंस डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इसमें बल्कि रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, इसीलिए पार्टीज कंसिलिएशन के लिए ऑप्ट करती हैं। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें डेफिनेशन में यही दे रखा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द पार्टीज टू कम टू एन एग्रीमेंट अबाउट कॉमन प्रॉब्लम और डिस्प्यूट थ्रू कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन एंड डायलॉग, जो कि कौन करवाता है? कंसिलिएटर करवाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फटाफट से एक ब्रीफ रीडिंग दे देते हैं। मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले वॉलंटरी। पार्टीज अगर एग्री नहीं करेंगे तब तक मैटर कंसिलिएट नहीं हो सकता, मतलब दोनों की दोनों पार्टीज का कंसेंट देना जरूरी है कंसिलिएशन में जाने के लिए। जैसे कि तरह एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि एस लिमिटेड एम लिमिटेड से परचेज करता था गुड्स, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ और एम लिमिटेड वॉज इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन। तो एम ने बोला कि हम कंसिलिएशन में चले जाते हैं, इसके थ्रू हम अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एस ने मना कर दिया। अब क्योंकि एस ने मना कर दिया तो डिस्प्यूट कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक पार्टी ने मना कर दिया। दोनों पार्टी का कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सो इट इज टोटली वॉलंटरी। आगे चलते हैं। नॉन एडवर्सेरियल। इसमें क्या होता है? जैसे आर्बिट्रेशन में पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट compete करती हैं। एक विनिंग पार्टी होती है, एक लूजिंग पार्टी होती है। लेकिन कंसिलिएशन में ऐसा नहीं होता। कंसिलिएशन में पार्टीज आपस में compete नहीं करती हैं, वो एक कॉमन सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती हैं, जो कि दोनों को ही सबसे बेस्ट सूट करे। ठीक है, तो इसमें कोई भी विन लूज नहीं होता है, इसमें कॉमन ग्राउंड वो लोग फाइंड करते हैं। सो इट इज नॉन एडवर्सेरियल इन नेचर। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है इसमें असिस्टेड प्रोसीजर। असिस्टेड प्रोसीजर इसमें क्या होता है कि जो पार्टीज हैं वो वाला प्रोसीजर ऑप्ट करती है जो उनके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। मतलब वो खुद से कंसिलेटर की हेल्प से, या तो पार्टीज खुद से या तो कंसिलेटर की हेल्प से वो एक प्रोसीजर क्राफ्ट करते हैं, जिसमें वो आपस में इन्फॉर्मेशन और शेयर करते हैं और वो एक सेटलमेंट के लिए रीच करते हैं। बेसिकली वो उनकी कन्वीनियंस पे, उनके हिसाब से जो उनको ठीक लगता है उस हिसाब से अपना पूरा प्रोसीजर ड्राफ्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट। जो फाइनल आउटकम होता है, जो सेटलमेंट होता है इन दी एंड, जो एंड रिजल्ट होता है सेटलमेंट, ये फाइनल होता है और ये बाइंडिंग होता है। मतलब अब पार्टीज को इससे अबाइड करना पड़ेगा, इससे आप अलग नहीं जा सकता। देन आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ये आपको हर पॉइंट में ही मिलता है, एंड कंसिलिएशन में भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी कंसिलिएटर होता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उन सबको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते हो। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि मान लो किसी पार्टी ने, मान लो दो पार्टीज हैं, एक है पार्टी ए और एक है पार्टी बी, और एक है सी, ये है कंसिलिएटर। तो ए ने सी को कुछ इन्फॉर्मेशन बताई और उसने बोला कि तुम बी को मत बताना। तो सी की ड्यूटी बनती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन ए ने उससे शेयर करी है वो इसको कॉन्फिडेंशियल रखे और वो बी को ना बताए। तो इसमें यही दे रखा है कि अनलेस पार्टी गिविंग द इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड, मतलब एक पार्टी ने यानी कि ए ने स्पेसिफिकली कंसिलिएटर से रिक्वेस्ट की है कि आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखना, आप इसको मत बताना, तो ये कंसिलिएटर की ड्यूटी हो जाती है कि उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। अब हम यही आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में भी यही दे रखा है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के बीच में बिटवीन ए एंड बी, कंसिलिएटर ऑब्टेन सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बी बट बी रिक्वेस्टेड टू कंसिलिएटर नॉट टू डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन टू ए। तो इसमें यही बोलता है कि बी ने कुछ इन्फॉर्मेशन कंसिलिएटर से शेयर करी, उसने मना कर दिया ए को बताने से। तो अब ये कंसिलिएटर की ड्यूटी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखेगा और ए से या फिर किसी भी और इंसान से वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं कंसिलिएशन इन इंडिया। इसमें सबसे पहले तो ये दे रखा है कि कौन से वाले एक्ट से गवर्न होता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इस एक्ट से ये गवर्न होता है। और इसमें बेसिकली बताते ही हैं कि कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज होती है, अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, एक लीगल रिलेशनशिप होना तो जरूरी है। तो लीगल रिलेशनशिप होने के बाद अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, उसको हम कंसिलिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें यही दे रखा है कि ये इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं दे आर एप्लीकेबल टू ऑल डिस्प्यूट्स वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। ठीक है, पार्टीज फ्री हैं कि उन्हें फॉलो इस पार्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना है या नहीं करना है। वो अपने डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें फॉलो करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो और इसमें एक और चीज दे रखी है कि एग्जिस्टिंग लॉ ये डिक्लेयर, अगर एग्जिस्टिंग लॉ ये डिक्लेयर करता है कि कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जो कि सबमिट कंसिलिएशन के लिए सबमिट नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये इस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का ये पार्ट 3 जो है ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। राइट, तो इसलिए
इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग होती कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली यहीं से फ्रेम होते हैं, केस स्टडी के फॉर्म में भी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी। तो अब इसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी है डिस्प्यूट की, जिसे अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना है तो उसे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आपको एक रिटन इन्विटेशन सेंड करना पड़ेगा। जो भी पार्टी है जो डिस्प्यूट में जाना, जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टी है जो कंसिलिएशन में जाना चाहती है, उस पार्टी को दूसरी पार्टी को रिटन इन्विटेशन देना पड़ेगा, जिसमें कि वो बताएंगे कि उनके डिस्प्यूट का सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में डिस्प्यूट और क्यों है डिस्प्यूट। ठीक है, वो सारी चीजें आप ब्रीफली आइडेंटिफाई करके एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटन में, रिटन इन्विटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन इन्विटेशन दूसरी पार्टी को देना है। अब हम मानेंगे कब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग तब शुरू होंगी जब दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी इन राइटिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि इन राइटिंग दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। और जब ऐसा नहीं है कि मान लो एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, ए ने बी को रिटन इन्विटेशन दे दिया कि उसको कंसिलिएशन में जाना है। अब ऐसा नहीं है कि हम तभी से मान लेंगे कि जब ए ने इन्विटेशन भेजा था तभी से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, नहीं। जब बी एक्सेप्ट करेगा रिटन में और अपना वो रिटन इन्विटेशन ए को भेजेगा, बताएगा कि हाँ उसने रिटन में एक्सेप्ट कर लिया है कंसिलिएशन के लिए, तभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। तो ये आ जाता है कि हम कब से मानेंगे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो आपको तब से मानना है जब दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी इन राइटिंग। अब अगर दूसरी पार्टी रिजेक्ट कर देती है इन्विटेशन, तब तो कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होंगी ही नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसके फीचर्स में आता है कि वॉलंटरी होता है, दोनों पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें तीसरा एक और ये केस आता है कि मान लो ए ने तो बी को इन्विटेशन, रिटन इन्विटेशन भेज दिया, लेकिन बी ने कुछ रिप्लाई ही नहीं करा। तो इसमें ये आता है कि अगर उस रिटन इन्विटेशन में एक सर्टेन पीरियड मेंशन है, एक टाइम स्पेसिफाई कर रखा है, और उस टाइम के अंदर बी ने रिप्लाई नहीं फर्निश किया, तो हम मान लेंगे कि उसने ये रिजेक्ट कर दिया, ये उसका तरीका है रिजेक्ट करने का, उसने वो नहीं जाना चाहता रिकंसिलिएशन में। और अगर कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर विद इन 30 डेज, अभी 30 डेज सुपर इंपॉर्टेंट, 30 डेज के अंदर अगर कोई भी रिप्लाई फर्निश नहीं होता है, कोई भी इन्विटेशन बी नहीं भेजता है ए को, तो फिर हम ये मान लेंगे कि पार्टी ने ये रिजेक्ट कर दिया है। और जब हम ये मान लेंगे कि ये रिजेक्ट हो चुका है, जिस पार्टी ने इन्विटेशन भेजा था यानी कि ए, ही शैल इन्फॉर्म इन राइटिंग द अदर पार्टी अकॉर्डिंगली। क्या इन्फॉर्म करेगा कि हाँ हम मान चुके हैं कि आप ये रिजेक्ट कर चुके हैं और अब हम कंसिलिएशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वापस से वही लिख रखी हैं। तो वही जैसे कि आईसीआई करता है, वो उसने पहले यहाँ लिख रखा है, उसके बाद सेम चीज अगेन लिख रखी है। तो अगर आपको रीडिंग लगानी है तो लगाना। हम एग्जांपल रीड कर लेते हैं। ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और ए भेजता है रिटन इन्विटेशन टू बी, जिसमें कि वो अपने सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बताता है, और उसने टाइम स्पेसिफाई करा है कितना, 20 डेज। कितना स्पेसिफाई करा उसने टाइम, 20 डेज। अब बी 20 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं करता है। अब अगर बी 20 डेज के अंदर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं करेगा, तो ए इसको क्या ट्रीट करेगा, उसको एज अ रिजेक्शन ट्रीट करेगा। और रिजेक्शन ट्रीट करने के बाद वो क्या करेगा, उसे एक रिटन इंटीमेशन देना पड़ेगा कि उसने इसको एज अ रिजेक्शन ट्रीट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर, अपॉइंटमेंट, नंबर एंड रोल ऑफ कंसिलिएटर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स में या तो आप एक कंसिलिएटर अपॉइंट कर लो, या तो आप एक से ज्यादा कंसिलिएटर अपॉइंट कर लो। अगर आप एक से ज्यादा कंसिलिएटर अपॉइंट करते हो तो उन सारे कंसिलिएटर्स को जॉइंटली एक्ट करना पड़ता है। कंसिलिएटर कौन होता है, यहाँ पे पहले हमने पढ़ रखा है, पर फिर से बता रहे तो हम देख लेते हैं। न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है जो कि फैसिलिटेट करता है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, मतलब कम्युनिकेशन वगैरह फैसिलिटेट करता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है। अब इसमें दे रखा है कि सोल कंसिलिएटर हम क्यों प्रेफर करते हैं, यानी कि एक ही कंसिलिएटर हमें रखना चाहिए, और ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम ब्रीफली देख लेते हैं। इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, भी कोऑर्डिनेशन वगैरह बेटर होता है, प्रोसेसेस इजी हो जाती हैं, क्योंकि ये तो कंसिलिएटर है, उसी को तो डिसीजन देखना है, उसी वही देखेगा सारी चीज़ें, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। दूसरा, क्विकर रेजोल्यूशन, उसे किसी और को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी कंसिलिएटर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो प्रोसेस थोड़ा क्विक होता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको फीस सिर्फ एक ही कंसिलिएटर को देनी है। फिर सोल कंसिलिएटर इंश्योर्स कंसिस्टेंट एंड यूनिफाइड अप्रोच टू द रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये कंसिस्टेंट रहता है, आपके पास कोई कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस नहीं आते हैं बाकी कंसिलिएटर्स के। कम्युनिकेशन चैनल्स क्लियर होता है, दोनों पार्टीज को पता है कि ये कंसिलिएटर है, इसी को रिपोर्ट करना है। देन हाइटेंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जितने कम लोग उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोल कंसिलिएटर में empower parties to take more active roles in resolution process. Sole conciliator can be elected on specific expertise. हाँ, आप उसे किसी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के बेसिस पे, आपका डिस्प्यूट का जो नेचर है उसके बेसिस पे आप कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाला सोल कंसिलिएटर भी अपॉइंट कर सकते हो, जिससे कि क्या होता है, एक ज्यादा टारगेटेड और रेलेवेंट अप्रोच मिलता है आपको टू द रेजोल्यूशन। और जो सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने का जो प्रोसेस होता है, ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, एक सिंगल चैनल होता है कम्युनिकेशन, एक सिंगल चैनल होता है कोऑर्डिनेशन का, तो इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और क्विक भी हो जाता है डेफिनेटली। देन अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स। अब अगर एक ही कंसिलिएटर है तो फिर पार्टीज उसी एक कंसिलिएटर पे एग्री कर लेंगी, ठीक है। अगर दो कंसिलिएटर है तो क्या हो सकता है कि एक एक पार्टी अपना अपना कंसिलिएटर अपॉइंट कर सकती है, और अगर तीन कंसिलिएटर है तो हर एक पार्टी एक कंसिलिएटर अपॉइंट करेगी, और जो तीसरा कंसिलिएटर होगा उस तीसरे कंसिलिएटर पे दोनों पार्टीज एग्री करेंगी, हु शैल एक्ट एज प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, ये मैं आपको फटाफट से ब्रीफली समझा देती हूँ कि क्या क्या है। देखो, ये है पार्टी ए, ये है पार्टी बी, ठीक है। अगर एक ही कंसिलिएटर अपॉइंट करना है तो ये दोनों उस ए और बी दोनों उस पर एग्री कर लेंगे और एक कंसिलिएटर अपॉइंट कर लेंगे। अब दूसरे वाले में कि अगर दो कंसिलिएटर है तो इसमें क्या हो सकता है कि मान लो ए ने अपना कंसिलिएटर अपॉइंट कर लिया पी और बी ने अपना कंसिलिएटर अपॉइंट कर लिया क्यू।
अब जरूरी नहीं है, हो सकता है ए पी को अपॉइंट करना चाहता हो पर बी पी को अपॉइंट नहीं करना चाहता हो, पर ए तब भी कंसिलेटर अपनी तरफ से एक पी को अपॉइंट कर सकता है। सिमिलरली बी ने क्यू को अपॉइंट कर लिया, हो सकता है कि ए इस पे एग्री ना करे पर बी तब भी क्यू को अपॉइंट कर सकता है। तो इस तरीके से दो कंसिलेटर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। एक ए ने कर लिया, एक पार्टी ने कर लिया, एक दूसरी पार्टी ने अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब तीन कंसिलेटर में क्या होता है कि तीसरा कंसिलेटर हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं एम, ठीक है। तीसरा कंसिलेटर है एम। तो ए ने पी को अपॉइंट किया, बी ने क्यू को अपॉइंट किया, ठीक है। अब एम कैसे अपॉइंट होगा, एम पर दोनों का कंसेंट होना चाहिए, यानी कि ए और बी दोनों एग्री करेंगे एम को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। और ये जो एम होगा, इस एम को हम एज अ प्रिसाइडिंग कंसिलेटर ट्रीट करेंगे, ठीक है। दैट थर्ड कंसिलेटर शैल एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग कंसिलेटर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिसाइडिंग कंसिलेटर हम किसको कौन एक्ट करेगा, जो थर्ड कंसिलेटर होगा जिसपे दोनों ने एग्री किया होगा, क्योंकि पी वाले पे बी एग्री नहीं करता, क्यू वाले पे ए एग्री नहीं करता। तो और लेकिन एम जो थर्ड कंसिलेटर है वो एक ऐसा इकलौता है जिसपे दोनों एग्री करते हैं। तो इस तरीके से तीनों अपॉइंट होंगे। तो ये तीन वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। देन आता है पार्टीज में एनलिस्ट असिस्टेंस ऑफ अ सूटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन। मतलब अगर पार्टीज को किसी इंस्टीट्यूशन की असिस्टेंस की जरूरत है तो वो असिस्टेंस भी ले सकता है। कैसे, वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप या तो सूटेबल इंडिविजुअल्स के नेम रिकमेंड कर दो जिनको हम अपना कंसिलेटर अपॉइंट करेंगे, या तो फिर आप डायरेक्टली ही अपॉइंट कर दो। एक या एक से ज्यादा कंसिलेटर आप खुद भी अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वे में आप इनकी किसी इंस्टीट्यूशन की असिस्टेंस सीख कर सकते हो। बस इसमें एक चीज नोटिस करने की है कि अगर इंस्टीट्यूट कोई अपॉइंट करता है खुद से कंसिलेटर, तो उस कंसिलेटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इम्पार्शियल कंसिलेटर होना चाहिए, नो बायसनेस एट ऑल, ओके। अब ये सेम चीज वापस से वही लिखी हुई है, हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं ऊपर, तो लेट्स जस्ट स्किप सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलेटर। अब इसमें क्या आता है, कंसिलेटर हर एक पार्टी को रिक्वेस्ट करेगा एक रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। जो कंसिलेटर है वो एक एक पार्टी को रिक्वेस्ट करेगा एक रिटन स्टेटमेंट, जिसमें कि क्या होगा, उस स्टेटमेंट में क्या होगा, एक जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट आप डिस्क्राइब करोगे कि हमारी लड़ाई किस बारे में है, ठीक है। वो नेचर आप डिस्क्राइब करोगे और ये जो रिटन स्टेटमेंट है ये दूसरी पार्टी को भी जाएगी। अब पता है एमसीक्यू में ऐसे आ जाता है कि आपको कुछ ना कुछ केस बना के दे देंगे और फिर वो पूछेंगे कि क्या ये जरूरी है कि पार्टीज को आपस में भी एक दूसरे को कॉपी देने की जरूरत है। तो जरूरत है, पार्टीज को एक दूसरे को भी कॉपी भेजना जरूरी है ऑफ सच स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड ये कह रहा है कि कंसिलेटर जो है वो फर्दर रिटन स्टेटमेंट भी डिमांड कर सकता है कि अबाउट हिज पोजीशन, मतलब उसकी अपॉइंटमेंट को लेके, जिसमें कि सारी समरी होगी कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स की, और जिसमें बेसिकली पार्टीज जो है वो क्लैरिफाई करेंगे कंसिलेटर की पोजीशन, ठीक है। तो ये जो जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट जाएगा, और पार्टीज को ये जो इस चीज की जो कॉपी है ये एक दूसरे को भी देनी पड़ेगी, एंड अदर एविडेंस आल्सो। तीसरा ये है कि अगर कंसिलेटर को लगता है कि उसे और किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो वो पार्टी से वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है। देन आगे चलते हैं, ये अगेन बाकी सब वही रिपीट करके रख रखा है। नाउ कंसिलेटर नॉट बाउंड बाय सर्टेन एनैक्टमेंट्स, ये वही सेम चीज है जो हमने अभी चैप्टर 2 में भी करी थी कि कंसिलेटर्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों में से किसी से भी बाउंड नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिलेटर कुछ भी करेगा अपनी मर्जी के। ही हैज टू बी इम्पार्शियल, अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट व्हाइल कंडक्टिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंसिलेटर का रोल क्या होता है, कंसिलेटर करता क्या है। तो कंसिलेटर सबसे पहले तो असेस करता है पार्टीज को इन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर, जिससे कि वो एक एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंच सके, अब अपना डिस्प्यूट इस वे में रिजॉल्व कर सकें। देन कंसिलिएटर शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड जस्टिस। अब पता है ये जो सेकंड पॉइंट है थोड़ा टिपिकल करके लिख रखा है, ये नीचे ज्यादा आसान भाषा में लिख रखा है, जिसमें क्या कहता है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते वक्त कंसिलिएटर को कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, और वो कुछ चीजें क्या है, सबसे पहले राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज, दूसरा यूजेज ऑफ ट्रेड कंसर्न, सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट, जो भी उनकी लड़ाई है उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्योंकि उसी को ध्यान में रखिए आप प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हो। एनी प्रीवियस बिजनेस प्रैक्टिसेस बिटवीन द पार्टीज, ये पार्टीज पहली बार एक दूसरे के साथ एंगेज कर रही हैं या फिर पहले भी उनका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप रह चुका है। तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा टिपिकल सी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो आप ये वाला पॉइंट रेफर करें ना, दोनों सेम ही है। देन तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये है कि कंसिलेटर में कंडक्ट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इन सच मैनर एज ही कंसीडर्स एप्रोप्रिएट टेकिंग इनटू अकाउंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। मतलब कंसिलेटर जिस मैनर में चाहे, मतलब केसेस के सर्कमस्टेंसेस देखिए, केस किस बारे में है, केस का नेचर क्या है, डिस्प्यूट कैसे किन सर्कमस्टेंसेस में अराइज हुआ है, ये सारी चीजें देखकर कंसिलेटर उस मैनर में प्रोसीड करेगा जिस मैनर में सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि कोई ओरल स्टेटमेंट, कोई ओरल हियरिंग हम रख लेते हैं स्पीडी सेटलमेंट के लिए, तो अगर वो एप्रोप्रिएट होगा तो कंसिलेटर वो भी कर सकता है। Then, conciliator may at any stage of conciliation proceedings make proposals for settlement of dispute. Such proposals need not to be in writing and need not to be accompanied by a statement of reasons thereof. इसमें ये कह रहा है कि जो कंसिलिएटर है, दैट कंसिलिएटर जो डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट है किसी भी स्टेज पर, वो राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। मतलब जो भी सेटलमेंट आता है आउट ऑफ द डिस्प्यूट, वो राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, और उसमें रीजंस लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बस ये कह रहा है, बस ये रीजन वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी कि रीजन लिखना जरूरी होता है, रीजन लिखना जरूरी नहीं होता है, इनफैक्ट राइटिंग में होना भी जरूरी नहीं होता है। देन अगेन इसमें सेम ही चीज दे रखी है
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इसमें यही कह रहा है कि कंसिलिएटर पार्टीज के कंसेंट के साथ उसको अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस चाहिए किसी सूटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर इंसान से, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस सीख कर सकता है। देन कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज, इसमें वही अगेन रिपीटेड पॉइंट है कि कंसिलिएटर या तो अलग से मिल सकता है पार्टीज से या तो फिर साथ में मिल सकता है। बेसिकली कंसिलिएटर को कम्युनिकेट करना है पार्टीज से, या तो ओरली या तो इन राइटिंग, एंड या तो पार्टीज साथ में मिल सकता है तो अलग से मिल सकता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर पार्टीज ने कोई प्लेस एग्री कर रखी है जहाँ पे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होंगी तो ठीक है, पर अगर एग्री नहीं कर रखा तो फिर कंसिलिएटर डिटरमाइन करेगा ऐसी प्लेस जहाँ पे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए आफ्टर टेकिंग इनटू रिगार्ड सर्कमस्टेंसेस ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। ऐसे अपने मन से नहीं करेगा, वो पहले देखेगा कैसी सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, उस हिसाब से वो खुद से प्लेस डिसाइड कर लेगा। देन एग्जांपल पे आते हैं, ए डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी इज रेफर्ड फॉर कंसिलिएशन। ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ए आगरा से है, बी मथुरा से है, और ए कहता है कि कंसिलिएशन मीटिंग आगरा में होनी चाहिए, बी कहता है कि मथुरा में होनी चाहिए, और इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो जो कंसिलिएटर है वो डिसाइड करेगा प्लेस ऑफ मीटिंग इन आफ्टर इन कंसल्टेशन विद ए एंड बी, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करेगा, दोनों पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है। आता है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये वही रिपीटेड पॉइंट है। अगर कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंसिलिएटर को पता चलती है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो दोनों पार्टी को, जो अदर पार्टी है, यानी कि दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए, वो दूसरी पार्टी को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिवील करेगा, डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, और क्यों करेगा? ताकि जो दूसरी पार्टी है उसको एक अपॉर्चुनिटी तो मिले, ताकि वो अपना केस प्रेजेंट कर सके, वो अपनी एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन दे सके। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये आता है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन पार्टी लगाती है कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और वो चाहती है कि इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हो, तो ये कंसिलिएटर की ड्यूटी है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे। क्यों? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की वजह से। अब आता है सेटलमेंट अग्रीमेंट। सेटलमेंट अग्रीमेंट में क्या होता है? इसमें होता है कि अगर कंसिलिएटर सेटिस्फाइड है, अगर कंसिलिएटर को लगता है कि वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो एक एक्सेप्टेबल सेटलमेंट अग्रीमेंट फॉर्म कर सकता है पार्टीज के बीच में, तो वो ये सेटलमेंट के टर्म्स वगैरह प्रिपेयर करके ये सेटलमेंट सबमिट कर देगा पार्टीज को। पहले पॉइंट में यही बताते हैं कि अगर उसे लगता है कि सेटलमेंट के कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि पार्टीज को एक्सेप्टेबल होंगे, तो वो उन टर्म्स को फॉर्मुलेट कर देगा, एक पॉसिबल सेटलमेंट बना लेगा और उसे पार्टीज को सबमिट कर देगा फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस। पार्टीज वो सेटलमेंट देखेंगे और अगर पार्टीज को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होने चाहिए, तो फिर वो अपनी ऑब्जर्वेशंस पार्टीज कंसिलिएटर को सबमिट कर देंगे, और फिर कंसिलिएटर वापस से वो उसको रीफॉर्मुलेट कर देगा, मतलब वो ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करके जो भी उसको अमेंड करना है वो सारी चीजें अच्छे से अमेंड वगैरह करके ठीक से वो पॉसिबल सेटलमेंट निकाल लेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि अगर पार्टीज खुद से ही एक सेटलमेंट एग्रीमेंट पे आती हैं तो फिर वो खुद से ड्रॉ कर सकती है सेटलमेंट एग्रीमेंट और उसको साइन कर सकते हैं, या फिर वो कंसिलिएटर के थ्रू कंसिलिएटर वो सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉ कर देगा और फिर पार्टीज को असिस्ट करेगा कि ऐसे ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉ हो गया और आप अब इसको साइन कर दो। ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा ये आता है कि पार्टीज साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट, इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। एक बार सेटलमेंट एग्रीमेंट पे साइन हो गया तो अब ये एग्रीमेंट जो है ये फाइनल है और ये बाइंडिंग है। Then conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy thereof to each parties. एग्रीमेंट होने के बाद कॉपी भी फर्निश करना जरूरी है दोनों पार्टीज के पास। ठीक है, अभी सेम चीज वापस से लिख रखी है तो आप देख लेना। हम एग्जांपल पे आते हैं। ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और वो एक सेटलमेंट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेटलमेंट के टर्म्स में ये होता है कि ए बी को 6 लाख रुपए देगा एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फॉर 4 पेंडिंग इनवॉइसेस। बी क्लेम करता है, बी भी उस वक्त मान लेता है कि हाँ ठीक है 6 लाख मैं आपको पे करूंगा, लेकिन बाद में बी ए को स्यू करना चाहता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विच वर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इनवॉइस सेइंग ₹6 लाख। तो इस केस में क्या होता है, जो बी है वो ए को स्यू नहीं कर सकता, ही कैन नॉट स्यू ए। क्यों नहीं स्यू कर सकता? क्योंकि अब फाइनल जो एग्रीमेंट है वो बन चुका है और एक बार जब फाइनल एग्रीमेंट बन के साइन हो जाता है, साइन हो जाने के बाद वो एग्रीमेंट बाइंडिंग होता है, तो इसलिए अब बी को इस एग्रीमेंट से बाइंड हो चुका है और अब वो स्यू नहीं कर सकता है, उसे 6 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आगे आता है स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। सेटलमेंट एग्रीमेंट को भी सेम स्टेटस दे रखा है जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड को मिलता है। जैसे अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे आर्बिट्रल अवार्ड एक बार जब हो जाता है तो वो फाइनल होता है, वो बाइंडिंग होता है और वो लीगली एनफोर्सेबल भी होता है, तो वैसे ही सेटलमेंट एग्रीमेंट को भी सेम स्टेटस दे रखा है एज आर्बिट्रल अवार्ड। मूविंग फॉरवर्ड, टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। अब इसमें ये जो चारों पॉइंट्स हैं, यही सेम चारों पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इजी वे में दे रखे हैं, बस एक लाइट रीडिंग चाहिए। यही है कि कैसे कैसे हम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर पार्टीज ने सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया तो टर्मिनेट हो जाएगा, और कब से होगा? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। देन बाय फॉर्मल रिटन डिक्लेरेशन बाय कंसिलिएटर, अगर उसे लगता है कि पार्टीज के कंसल्टेशन के साथ अगर उसे लगता है कि कोई फर्दर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की जरूरत नहीं है, और अगर कोई रिटन डिक्लेरेशन है जो पार्टीज ने कंसिलिएटर को दे रखा है फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, और रिटन डिक्लेरेशन है बाय पार्टी टू अदर पार्टी और कंसिलिएटर ऑल्सो अगर अपॉइंट कर रखा है तो फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। ये बहुत ईजी है और तीनों में डेट सेम ही है, ऑन डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन। सो here we are done with our chapter। बहुत ईजी सा चैप्टर है, बस एक बार खुद से भी रीडिंग कर लोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। एंड आई होप कुछ वैल्यूएशन हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना एंड एग्जाम करना। थैंक यू।